नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शुक्रवार का पूरा एक्शन और साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और साथ ही ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। सोमवार की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे खास स्ट्रैटेजी और साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ है सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप सर का स्वागत करते हैं शो में। और सबसे पहले शुक्रवार के बाजार का हाल जरा समझ लें तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में देखी भारी गिरावट। सेंसेक्स 671 अंक टूटकर 59,135 पर बंद हुआ। निफ्टी 177 अंक गिरा, 17,412 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी में 771 अंकों की भारी गिरावट आज देखने को मिली है। तो बाजार आज लाल निशान में जाकर बंद हुए हैं। तो क्या कारण है बाजार में इतनी बड़ी भारी गिरावट के पीछे, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के आखिरी दिन लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजार तेज गिरावट के साथ बंद होते दिखे और आज की गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह थी। एक तो अमेरिका में बड़ी ज़बरदस्त कमजोरी का संकेत आते दिखे क्योंकि वहाँ पर एक बैंक के मुश्किल में पड़ने के बाद सारे बैंकिंग शेयरों और फाइनेंशियल शेयरों की तेज पिटाई हुई और उसके बाद अमेरिकी बाजार जोर से घटे। तो संकेत ग्लोबल मार्केट्स के कमजोरी के थे लगातार दूसरे दिन। और इसके अलावा हमारे अपने संकेतों में जो एफआईज की तरफ से हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आते दिख रहे थे वो तेज बिकवाली में बदलते हुए नजर आए। स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में कल वीकली एक्सपायरी के दिन एफआईज ने दमदार बिकवाली की, यानी कि एक तरफ खरीदारी का अभाव, दूसरी तरफ बिकवाली का दबाव और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर। इन सब का असर यह हुआ कि भारतीय बाजार गैप के साथ नीचे खुले, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बाकी सारी दुनिया भर के बाजार एशिया में, यूरोप में आज ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। हम भी उन्हीं के साथ कमजोरी के साथ खुले और उसके बाद एक भी लेवल से कोई खास साइजेबल बड़ी रिकवरी आती नहीं दिखी। एक आध अटेम्प्ट जरूर बाजार ने दिन के दौरान किया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई वो काफ़ी नीचे के लेवल पर होती दिखी। हाँ, ये कह सकते हैं कि निचले स्तरों से लगभग 100 अंक रिकवर होकर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर 17,400 के लेवल को बचाने में कामयाब भले ही रहा, लेकिन 250 अंकों का बड़ा कट आता दिखा और 650 अंकों का बड़ा कट यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी आता, सेंसेक्स में भी आता हुआ दिखा। और बैंक निफ्टी भी तेज गिरावट के साथ 40,500 के नीचे लगभग 750 800 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि तकनीकी तौर पर बैंक निफ्टी 40,700 के नीचे बंद होना शॉर्ट टर्म के लिए और कमजोरी के संकेत दे रहा है और निफ्टी भी 17,600 के नीचे अच्छे गैप से बंद होता दिख रहा है, तो थोड़ी कमजोरी के संकेत तो है ही। सो ग्लोबल संकेत और एफआईज की बिकवाली भारतीय बाजारों में हफ्ते के आखिरी दिन हावी होती नजर आई। आइए मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का रुख कर लेते। सुदीप सर, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारी गिरावट का शिकार हुए भारतीय बाजार। कुछ क्यूज, ग्लोबल क्यूज है डेफिनेटली, जिसकी वजह से एक बड़ा हमने फॉल देखा मार्केट में। अगले हफ्ते के लिए कुछ प्रेडिक्शन खास, बाजार में कुछ रिकवरी के संकेत, कुछ खास ट्रिगर्स बाजार के लिए? जी, ट्रिगर्स तो हम लोगों को ग्लोबल मार्केट्स पर्टिकुलरली यूएस मार्केट में ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो गिरावट हमने देखा है पिछले 2 दिन से पर्टिकुलरली आज, इसका मुख्य कारण था यूएस मार्केट में बहुत जोरों से शेयरों का गिरना, पर्टिकुलरली सिलिकॉन वैली बैंक, वहां पे जो समस्या आई उसके बाद से बीएफएसआई सेक्टर में यूएस में बहुत पिटाई हुआ। उसके साथ साथ आईटी और बहुत सारे अदर सेक्टर भी अफेक्टेड हुआ और उसी का असर इंडियन मार्केट में आज देखने को मिला। आज यूएस के जो जॉब के आंकड़े आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते का ट्रेंड डिटरमाइन करने में, क्योंकि जॉब के आंकड़े अगर मजबूत आए तो ये निश्चित होगा कि फेड के तरफ से बहुत जोरों से इंटरेस्ट रेट शायद बढ़ाया जाएगा। पर अगर जॉब्स के जो आंकड़े आते हैं, जॉब एडिशन के आंकड़े, वो अगर कमजोर आया, बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है उससे सिग्निफिकेंटली कमजोर आया, तो शायद थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका मतलब शायद यूएस फेड को इतना हार्श पॉलिसी करने की जरूरत नहीं होगी और हाइक जितना उम्मीद किया जा रहा है आज के दिन में, उतना शायद हाइक नहीं करना पड़े। एक ये संतुलन हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ये लेबर मार्केट के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ग्लोबल मार्केट्स के लिए, उस पे नजर रहेगा और उसके ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करेगा इंडिया का मार्केट भी कैसे बिहेव करेगा।
बिल्कुल सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ पहले कॉलर हैं, उनसे जरा बात करते हैं, जानते हैं उनका सवाल। पहले कॉलर सिक्किम गंगटोक से के लुइटल हमारे साथ हैं। सर स्वागत करते हैं शो में आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, हमने TCS लिया हुआ है। TCS 3270 पे लिया है, 50 शेयर्स लिए हुए हैं। तो अभी 6 महीना हुआ है, वो मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है फिर घट जाता है, तो अब आगे 6 महीने तक हम इसको रख सकते हैं, तो क्या करना है? सर 6 मंथ का व्यू टीसीएस पर फिलहाल मुनाफा तो इन्हें है, पर वॉलेटिलिटी भी है काफी ज्यादा स्टॉक में। क्या आप 6 महीने के लिए इनको स्ट्रैटेजी खास रखने की सलाह देंगे? देखिए, हम लोग मानते हैं कि जो दिग्गज आईटी कंपनी है जिसमें टीसीएस ऑब्वियसली गिना जाता है, वहां पे ऐसा बड़ा कोई खतरा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं, पर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट किया और बहुत ऊपर भाव में भी नहीं लिया है, ठीक ठाक भाव में ही लिया है। तो 6 महीना अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, बेझिझक होल्ड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है टीसीएस में। पर क्योंकि आपका होराइजन बहुत लिमिटेड है, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको अचानक कोई बड़ा झटका ना लगे। ओके, तो 6 महीने का नजरिया है, तो कंफर्टेबली बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप जी की तरफ से सामने आ रही है। आइए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। नासिक से संजय जी हमारे साथ है। संजय जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? एनसीसी स्टॉक है, 70 रुपीज का बाइंग है, 3 to 6 मंथ का टाइम ओरिजिन है, 211 शेयर है। ओके, 3 से 6 महीना, ज्यादा लंबा नजरिया नहीं रख रहे हैं एनसीसी पर, जिसमें इनका 70 की खरीद है। फिलहाल स्टॉक का भाव 99 के पास है, तो मुनाफा तो इन्हें है। 3 से 6 महीने के लिए रखने का आपका सुझाव इनको रहेगा या फिर थोड़ा नजरिया लंबा रखें? जी, लंबा रखने के लिए तो मैं जरूर उनको एडवाइस करूंगा। अच्छा से अच्छा कंपनी लिया है, अच्छा सेक्टर में है, बहुत अच्छा टेलविंड है इस सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों का फोकस है। हम इसी सेक्टर के स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। हमारे जो पसंदीदा स्टॉक्स है उसमें एनसीसी है, तो मैं तो जरूर होल्ड करने की सलाह दूंगा। और अच्छे लेवल पे भी उन्होंने लिया है, जरूर होल्ड कीजिए। पर जैसे स्वाति जी आपको बता रहे हैं, नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है आपका, अगर आप 1 साल तक का नजरिया रखें। तो 1 साल तक का नजरिया आप रख सकते हैं अपने स्टॉक एनसीसी पर, जिसमें आप फिलहाल ऑलरेडी मुनाफे में हैं, तो बने रहने की सलाह आपके लिए सुदीप जी की तरफ से। आइए आगे बढ़े और हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सवाल आ रहा है दापोली से उदय जी का। ईआईडी पैरी इनके पास है, 75 शेयर है, 532 खरीद है। फिलहाल जानना चाह रहे हैं कि ईआईडी पैरी में स्ट्रैटेजी ने रखना क्या चाहिए, क्या फंडामेंटल्स कंपनी के लग रहे हैं, और नजरिया, हालांकि इन्होंने शेयर नहीं किया हमारे साथ, नजरिया कब तक का रखना चाहते हैं? हल्का नुकसान जरूर है, लेकिन कुछ भरपाई के चांसेस ईआईडी पैरी में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल है। देखिए, शुगर, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि शुगर सेक्टर बहुत वोलेटाइल रहता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक, जैसे आज के दिन में ग्लोबल प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली ब्राजील और चाइना, इवन यूरोप में प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें आई हैं। इससे उम्मीद किया जा रहा है कि शुगर प्राइसेस ग्लोबली बढ़ेगा और इंडिया में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। शायद प्राइस इतना इंडिया में ना बढ़े, पर शुगर का एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी इंडियन शुगर कंपनीज के लिए आएगा। और बाजार में ये भी सुनने को आ रहा है कि सरकार की तरफ से इंक्रीमेंटल 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट का परमिशन दिया जाएगा। उसका बेनिफिट ईआईडी जैसे कंपनी को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये जो 1 मिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट, क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं है, पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, जिसका बेनिफिट शुगर मिल्स को मिलेगा, ईआईडी पैरी जैसा। दूसरी बात यहाँ पे, जो कि स्ट्रक्चरल चेंज शुगर इंडस्ट्री में हुआ है, इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक अलाउ किया गया है, और इससे एक स्ट्रक्चरल बेनिफिट शुगर इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सेस प्रोडक्शन कभी हो जाता है, डिमांड कम होता है, बाहर का प्रोडक्शन इंडिया में आना शुरू हो जाता है, उसमें एक बहुत अच्छा काउंटर बैलेंसिंग फैक्ट रहेगा इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज के दिन में इथेनॉल के प्राइसेस अच्छा कुछ ऐसा खास नहीं है, तो इसीलिए रिफ्लेक्शन इमीडिएटली नहीं दिख रहा है।
तो हमारा सलाह तो यही होगी कि आप ये ईआईडी पैरी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखिए। एक स्ट्रक्चरल चेंज शुगर इंडस्ट्री में आया है और उसका फायदा ईआईडी पैरी जैसे कंपनी को जरूर मिलेगा। ओके, तो एआईडी पैरी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह आपके लिए सुदीप बंदोपाध्याय की तरफ से आ रही है। दिल्ली से सौरभ कपूर हमारे साथ हैं। सौरभ जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सौरभ जी सुन पा रहे हैं? सवाल पूछिए। ओके, सौरभ जी का जो स्टॉक हम बता देते हैं, मनोरमा इंडस्ट्रीज इनके पास है सर, और माफ कीजिए 450 शेयर इनके पास है। 1188 की खरीद है इनकी। नुकसान झेल रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल मीडियम टर्म के नजरिए के लिए मनोरमा इंडस्ट्रीज में अगर ये होराइजन रखें तो क्या भरपाई के चांस हैं स्टॉक में? देखिए, इस पे आपको ज्यादा लंबी अवधि के लिए रेकमेंड करना शायद ठीक नहीं होगा। हमारी सलाह तो यही होगी, आप काउंटर पे वॉच रखिए और एक लेवल पे कभी जब प्राइस मार्केट में थोड़ा मोमेंटम वापस आएगा तो आप एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र में मेन स्ट्रीम काउंटर्स में निवेश कीजिए, वही हमारी सलाह होगी। बिल्कुल सर। अगले कॉलर से बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास सवाल आ रहा है इस वक्त चेन्नई से शिवाजी का। हिंदुस्तान कॉपर इनके पास है, 8000 शेयर है और खरीद ये बता रहे हैं इस पर 114 रुपए की। हिंदुस्तान कॉपर पर फिलहाल क्योंकि हमारे साथ कॉल पर नहीं है इसलिए इनका नजरिया हमें नहीं मालूम है। हिंदुस्तान कॉपर पर सर क्या आपकी राय रहेगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नुकसान है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स एक तो इनके काफी ज्यादा हैं और इनकी खरीद के नीचे भी ये स्टॉक फिलहाल का भाव है। लाख भर से ऊपर तक का नुकसान ये झेल रहे हैं। स्ट्रैटेजी क्या रखें आप? देखिए, आपने कुछ सोच के शेयर लिया होगा। मेटल पे हमारा राय हमेशा ये रहता है कि सेक्टर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, पर लंबी अवधि के लिए अगर आपने लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ग्लोबली हम लोग मानते हैं कि मेटल्स का डिमांड बढ़ने वाला है। इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा, पर आई थिंक इट विल टेक 6 से 12 महीना टाइम लगेगा। और कॉपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है जिसमें हिंदुस्तान कॉपर कामकाज करते हैं और इनका जो 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 एफिशिएंसी वगैरह उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, अच्छा खासा काम कंपनी का होता है। तो अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है तो आप निवेशित रह सकते हैं, पर अगर आपने 3-6 महीने के हिसाब से आपने लिया है तो आपका नुकसान का भरपाई होना मुश्किल होगा। ओके, तो ये नजरिया रहा हिंद कॉपर में हमारे आज के एक्सपर्ट्स का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ से अभिषेक का सवाल है हमारे पास। आरती इंडस्ट्रीज इनके पास है सर, 100 शेयर है, 650 की खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि आरती इंडस्ट्रीज में नुकसान इन्हें है तो क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल रखें? 11,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं, खरीद भी काफी ऊंची है इनकी, तो क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? जी, हमारी सलाह तो ये होगी कि आप इसमें निवेशित रहिए। बहुत अच्छा कंपनी है, परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है और जो ओवरऑल जो स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र में जो पॉजिटिव एक मोमेंटम था, उसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। पर जो फंडामेंटल जो बेसिस है जिसके ऊपर ये मोमेंटम आया था, वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। और हम लोग मानते हैं चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटेजी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स ले रहे हैं वो चलता रहेगा और वो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आरती इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी को मिलेगा। इन्होंने हमेशा अपना एफिशिएंसी बरकरार रखा है, कामकाज अच्छा किया है, क्लीन बैलेंस शीट है, ड्रग्स बिजनेस अलग कर दिया है आरती ड्रग्स। तो ओवरऑल हम लोगों को लगता है कि आप यहाँ पे 1 साल का नजरिया से निवेशित रहिए। से आरती इंडस्ट्रीज में निवेश बनाए रखने की सलाह सुदीप जी की तरफ से आ रही है आपके लिए। कोलकाता से जीवन कृष्ण जी का सवाल लेते हैं। टीवीएस मोटर इनके पास है, 60 शेयर है, 1097 की खरीद है इनकी। जानना चाह रहे हैं कि टीवीएस मोटर में क्या फ्यूचर है, क्योंकि फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से इन्हें है हल्का सा नुकसान भी। सर बताइए। बिल्कुल अच्छा नजरिया है, अच्छा काम काज कर रहा है टीवीएस मोटर। हमेशा से प्रॉब्लम इसमें हुआ करता था कि मार्जिन कंपेयर टू कंपटीटर इनका कम हुआ करता था, पर अभी इन्होंने मार्जिन पे बहुत ध्यान दिया है। मार्जिन हैज बीन कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग और नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं और हम लोगों को लगता है कि 3 से 6 महीना शायद एक पीरियड है जब रूरल डिमांड वगैरह थोड़ा दबाव में है,
पर उसके बाद अगर आप 6 महीना बाद अगले फिस्कल का सेकंड हाफ की बात करें, अच्छा डिमांड पिकअप हम देख रहे हैं और ओवरऑल टीवीएस मोटर का बिजनेस अच्छा होने की संभावना है, नंबर्स ठीक-ठाक आ रहे हैं, तो आप 1 साल का नजरिया रख के निवेशित रहिए। सोमवार के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहाँ तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, अमेरिकी बाजारों के संकेत बेहद अहमियत वाले होंगे क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे और अमेरिका में आने वाले हैं रोजगार के आंकड़े। उन आंकड़ों के दम पर अमेरिकी बाजारों में बड़ा एक्शन होने की संभावना आप मान सकते हैं और साथ ही सोमवार को सुबह हम देखेंगे कि किस तरह के संकेत अमेरिकी फ्यूचर से मिलते हैं। लेकिन हमारे अपने संकेतों में जाहिर सी बात है कि जिस तरह की स्क्रीन और जिस तरह से बिकवाली का प्रेशर था, एफआईज के डेटा कोई राहत वाले आएंगे नहीं, वहां से बिकवाली का दबाव आपको फिर से दिखेगा। तो ये दो संकेत हैं जिनके दम पर भारतीय बाजार एक्शन में आएंगे। अब जो आखिरी सपोर्ट बचा है भारतीय बाजारों के लिए, जो फरवरी के महीने में हमने लोज बनाए थे 17,250 से 17,350 की रेंज का, लगभग उन्हीं के आसपास है और वही आखिरी सपोर्ट है और इसके नीचे बंद होने पर नई और बड़ी रिस्क बाजार के लिए और खुलती दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 40,500 के आसपास हम बंद हुए हैं। जो बड़ा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए वो आ रहा है 39,500 से 39,900 की रेंज में। ये बड़ी रेंज है और इसे छोटा करना चाहें तो इमीडिएटली 39,900 के आसपास सपोर्ट है और अगर 39,900 के नीचे फिसल कर ट्रेड करना शुरू करते हैं भारतीय बाजार तो 39,400 से 39,600 की रेंज सोमवार और अगले हफ्ते के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। इसके नीचे आने पर बैंक निफ्टी में भी और कमजोरी बढ़ सकती है। तो पूरी तरह से भारतीय बाजार इस वक्त ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल संकेतों के साथ एफआईज का एक्शन है और एफआईज का एक्शन पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करेगा कि अमेरिका में अब से लेकर 22 तारीख तक जब ब्याज दरों पर फैसला आना है वहां पर किस तरह का एक्शन होता है। तो ढेर सारे मूविंग फैक्टर हैं, लेकिन हफ्ते की कमजोर क्लोजिंग भारतीय बाजारों की जो मिली है उसको देखते हुए अगले हफ्ते के लिए मूड थोड़ा सावधानी भरा जरूर है। और आइए देखते हैं सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। सोमवार के बाजार में कहां पर मौके बन रहे हैं? जी धन्यवाद। देखिए, बाजार में कल के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। ऊपर के लेवल से आज भी गैप डाउन होकर सेलिंग बना। अच्छी बात यह है कि नीचे के लेवल से रिकवरी हुई हल्की सी, बट फिर भी बाजार ऊपर में कहीं ना कहीं अटक रहा है। तो उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड सेटअप ढूंढना पड़ेगा कि निफ्टी में ऊपर में 17,777 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। नीचे में जो रिसेंट के लो बने थे 17,250 वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। 250 से 777 ये एक बड़े दायरे में मार्केट रहेगा। ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो हमारा मानना है कि पावर, एनर्जी, गैस कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। कुछ कैपिटल गुड्स काउंटर यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक खरीदारी और एक बिकवाली का ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे। तो गेल का एक तो खरीदारी की सलाह रहेगी। पॉजिटिव प्राइस सेटअप है, सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जिस हिसाब से प्राइस बिहेवियर हो रहा है मौजूदा लेवल से 4-5% का और रनअप बनना चाहिए। तो गेल का 110 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। हल्के से डिप में खरीदें। ₹1.50 का सपोर्ट रहेगा। ₹6 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। दूसरा यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, वो रहेगा पीएल पिरामल। यहाँ पे वीकनेस है, ब्रेकडाउन देखने को मिले, शॉर्ट के बिल्टअप हुए हैं, बिकवाली जारी रहनी चाहिए। 740 का पुट लें। ₹14 का सपोर्ट रहेगा। ₹35 तक के टारगेट रहेंगे। धन्यवाद करेंगे चंदन जी सोमवार के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सुदीप सर, लंबी अवधि के आपके स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स कौन से रहेंगे? जी, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा। पहला शेयर प्राज इंडस्ट्रीज। ये एक दिग्गज कंपनी है। बायो एनर्जी सेक्टर में करीबन 60% मार्केट शेयर है और जैसे हम जानते हैं सरकार का इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी चेंज होने के बाद बहुत अच्छा टेलविंड इस कंपनी को मिलेगा क्योंकि शुगर कंपनीज तो करेंगे पर जो इक्विपमेंट, प्लांट वगैरह, टेक्नोलॉजी सभी प्राज का है। ग्लोबली ऑल्सो बायोफ्यूल पे बहुत ज्यादा ध्यान सारा दुनिया का है और इसका भी बहुत बड़ा फायदा प्राज इंडस्ट्रीज को मिलेगा। इसका डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है, बायो एनर्जी, ब्रीवरी, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, इसका भी जो मिक्स है बहुत अच्छा है और इसका भी फायदा मिलता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड क्लास सर्विस विच क्रिएट्स ए डिफरेंशियल और फाइनेंशियल्स इस कंपनी के तगड़े हैं। तो ₹500 का टारगेट लग के 1 साल के लिए खरीदारी की हम सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। दूसरा कंपनी जिसका हम जिक्र करेंगे केएसबी लिमिटेड। पहले केएसबी पंप बोला जाता था,
₹2400 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ग्रेट पेरेंटेज है, केएसबी जर्मनी का सब्सिडियरी है और इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है पंप्स और वाल्व्स में। ओवरऑल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, टॉप क्लास क्लाइंट्स है। इंडिया के सारे बड़े इंजीनियरिंग कंपनीज जैसे एल&टी, भेल, थाइसन, थर्मैक्स सभी इनके इस कंपनी के क्लाइंट हैं। सो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ा है और नया जो एरियाज है इमर्जिंग एरियाज जैसे न्यूक्लियर, पेट्रोलियम और मैकेनिकल सील, यहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। फोकस इंक्रीज हो रहा है सर्विस पे और स्पेयर्स पे जो कि मार्जिन एक्रेटिव है। ओवरऑल यहाँ पे जैसे हमने बोला ₹2400 का टारगेट रख के 1 साल के लिए खरीदारी किया जा सकता है। जी सर। केएसबी लिमिटेड और प्राज इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म की खरीदारी के स्टॉक, सुदीप बंदोपाध्याय जी की राय। धन्यवाद करेंगे सर हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए।